हेलो दोस्तों। पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। बट इस पार्ट को करने से पहले देखो कि इसमें मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और वो है आपका कि वाणिज्य बैंकों द्वारा मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया क्या है, यानी प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। इंपॉर्टेंट है, अपने आप में काफी सारे टीचरों का मन पसंदीदा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जिसने सेकंड पार्ट नहीं देखा पहले प्लीज सेकंड पार्ट देख लें, क्योंकि मैंने उसमें LRR SLR CRR साक्ष्य सृजन का फॉर्मूला एंड ऑल सब समझाया है अच्छे से। तो चाहे पहला पार्ट देखो ना देखो, जिसको पहला पार्ट आता है कोई दिक्कत नहीं, मत देखो उसे, बट एटलीस्ट सेकंड जरूर देखना। ठीक है। बट पहला पार्ट सिर्फ वही छोड़ सकते हैं जिनको पहले पार्ट के बारे में नॉलेज है। अगर पहले पार्ट के बारे में भी नॉलेज नहीं है तो आप पहला प्लीज पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और देन इस पार्ट पे आना। ठीक है ना। ये आपकी पूरी प्रोसेस में लिखवा रहा हूं, देखो अभी थोड़ा बहुत लिख दिया मैंने, बाकी थोड़ा सा और रह गया इसमें जो लिखवाने के लिए। और उसके बाद आपको मैं एक नंबर का एक क्वेश्चन भी बताऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि पूछा जाएगा जहां तक लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, काफी आसान लैंग्वेज में कोशिश की आपको समझाने की। वाणिज्य बैंक साख सृजन, जिसको हम मुद्रा सृजन भी बोलते हैं, द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बात समझना। यानी वाणिज्य बैंक क्या करता है, वाणिज्य बैंक जितने भी बैंक है आपके पास, ठीक है, वो साख सृजन और मुद्रा सृजन करके क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो सप्लाई है ना, उसके जो फ्लो है ना, उसको बढ़ाता है। ठीक है ना, मनी सप्लाई को बढ़ाता है। इसने कहा साख सृजन की यह प्रक्रिया वाणिज्य बैंकों के मुख्य रूप से दो प्राथमिक कार्यों का परिणाम है। यानी जो आपके वाणिज्य बैंक है, यानी जो आपके व्यापारिक बैंक है, उनके जो दो मेन फंक्शन है। अब देखो फंक्शन तो काफी टाइम से पेपर में आ नहीं रहे, ऊपर से कोर्स का पार्ट भी नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं कराए जाते। बट ये आपको पता है कि वाणिज्य बैंक क्या करते हैं। वाणिज्य बैंक लोगों से जमा लेते हैं, उनको ऋण देते हैं, लोगों के बिहाफ उनका एजेंट का काम भी करते हैं, उनके जैसे बिल विल पे करने हो, बिजली के हो, पानी को, कोई भी उस टाइप की चीजें भी बैंक करता है। तो बैंक काफी चीजें करता है। ठीक है ना। तो वो उसके कार्य होते हैं, बट दो मेन कार्य जो होते हैं वो होते हैं जमा लेना, लोगों को ऋण देना। ये दो मेन फंक्शन होते हैं, इसे कहते हैं प्राइमरी फंक्शंस। ठीक है ना। तो वाणिज्य बैंक साख सृजन और मुद्रा सृजन करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाता है। साख सृजन की यह प्रक्रिया वाणिज्य बैंकों के मुख्य रूप से दो प्राथमिक कार्यों का परिणाम है, जो कि पहली है जमा स्वीकार करना और दूसरा है लोगों को ऋण देना। क्या है, ऋण देना। ठीक है ना। तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। आगे इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत बैंक अपने ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर, वर्ड क्या लिखा हुआ है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक मतलब हो गया हिस्टोरिकल, जो उसका एक्सपीरियंस है उसके ऊपर। जैसे आप क्या करना, मैं आप मान लो किसी को जज करते हो काफी अच्छे से, आपने किसी को जज किया, तो हम यही बोलेंगे ना, आपने पास्ट में जो अच्छा मतलब हिस्टोरिकल जो आपका एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे आप इस टाइम पे क्या रिजल्ट अच्छा दे रहे हो। तो बैंक भी क्या अपना ऐतिहासिक अनुभव के बेस पे, यानी जो हिस्टोरिकल जो उसका एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे क्या करता है, नकद भंडार से क्या देती है, ऋण दे रही होती है। यानी नकद भंडार मतलब जो उसका नकद कोष है, या आप नकद जमा बोल दो, ठीक है, वहां से निकाल के पैसा दे रही होती है। बात समझ आ गया। तो आगे क्या लिखा हुआ है, नकद भंडार से जो उसका जो डिपॉजिट्स है ना, वहां से निकाल के पैसा दे रही है। आगे देखो क्या लिखा है, क्योंकि बैंकों को अपने ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर यह ज्ञात होता है, ये पहले से पता होता है कि जो जमा करता है ना, सभी जमा करता अपनी नकद जमाओ या जो भंडार है को एक साथ कभी भी एक ही समय पर नहीं निकलवाते हैं। यानी अगर मान लो आपके बैंक में 1000 कस्टमर है, तो ऐसा थोड़ी ना कि 1000 एक ही बार पैसा लेके जाएंगे, है ना। या जितना उन्होंने मान लो 1-1 लाख रुपए मान लो सबने जमा करा हुआ है, या फिर मान लो कि आपने 1 लाख रुपए जमा करा हुआ है, जरूरी थोड़ा ना आप 1 लाख के 1 लाख तुरंत निकाल लोगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि आप 10,000 आज जमा कराए कल निकाल ले, आप 15 कराए कल निकाल ले, तो बैंक को पता है, बैंक बार बार पहले नजर रख रहा है, अरे ऐसे कस्टमरों के पैसे को तो यूज नहीं करेगा। बट बैंक किसके कस्टमर, कौन से पैसे को यूज करेगा, ऐसे कस्टमर जो कि अपना पैसा जमा करते हैं बट एक बार में पैसा नहीं निकालते। ठीक है, या पैसा यूज करने का जो उनका तरीका है ना बहुत आराम आराम से, तो बैंक उस फंड को यूज कर लेता आप कहीं और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ठीक है, बात समझना। यानी आपका पैसा जो बैंक में जमा है, बैंक देख रहा है कि इनके पास अगर मतलब 1000 कस्टमर, तो 1000 में से ऐसे कितने कस्टमर हैं जो कि अपना पैसा बहुत रेयरली निकालते हैं, निकालते तो बहुत आराम आराम से निकालते हैं। तो बैंक ऐसे कस्टमर का पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर देता है, फिर वहां से इनकम कमाता है। देखो तरीका देखो कितना अच्छा है। ठीक है ना। अरे इसी ये तो तरीका है, क्या वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वहां से उसको इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलेगा, देखो ज्यादा पे वो लगाता है ना अपना पैसा, तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसी से तो पैसा बनाने का तरीका है
कि जो पैसा फालतू बैंक में रखा हुआ था उसने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, उससे पैसा कमा दिया। यही तो सारा प्रोसेस चल रहा है हर जगह से। तो देखो हुआ क्या है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी तक मैंने सिर्फ इतना बोला, एक तो आपको 2 कार्य के बेस पे बताया, जमा स्वीकार करना और ऋण देना, और उसके बाद बताया कि बैंक अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे जो हिस्टोरिकल जो उसकी परफॉर्मेंस है सब कुछ जज करता है और उसके बेस पे ऋण जारी करता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता है कि सभी जमा करता है एक बार में ही पैसा निकालेंगे नहीं, ठीक है, कभी भी एक बार में पैसा नहीं निकलवाते, ठीक है। इस तरह वाणिज्य बैंक नकद जमाओं की तुलना में कई गुना अधिक साख का निर्माण कर लेते हैं, यानी जितना उसके पास जमा होती है ना, नकद कैश रिजर्व्स होते हैं, उससे कई गुना तो वो क्या बना लेते हैं, ठीक है, साख का निर्माण कर लेते हैं, मुद्रा का निर्माण कर लेते हैं उससे कई गुना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो उसने बोला जितना भी उसके पास डिपॉजिट्स होती है उससे कई गुना वो पैसा क्या है बना लेते हैं, और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने में योगदान देते हैं, और मुद्रा की जो सप्लाई है, मनी सप्लाई है, उसको बढ़ाने में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। आगे, वाणिज्य बैंकों की मांग जमा, ये जो डिमांड डिपॉजिट होती है, उनके नकद कोष से कई गुना क्या होती है, अधिक होती है। ये इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो मांग जमा आपकी क्या है 10,000 है, ठीक है, और नकद कोष मान लो आपको कोष में 10% रखना होता है, तो नकद कोष कितना हो गया, 1,000 हो गया। तो इस हिसाब से पता चला कि जो मांग जमा होती है ना, जो जमा है वो नकद कोष से क्या होती है, कई गुना अधिक होती है। हमेशा ये पॉइंट को याद रखना कि वाणिज्य बैंकों की मांग जमा उसके नकद कोष से कई गुना ज्यादा होगी, क्योंकि नकद कोष तो एक छोटा सा हिस्सा है ना मांग जमा का, ठीक है ना। आगे चलते हैं। साख सृजन का निर्धारण निम्न के आधार पर किया जाता है। पहला, कि जो इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट जो हुई है, यानी प्राथमिक जमा की राशि, यानी जो बिल्कुल ताजा ताजा जमा हुई है ना, वो राशि कितनी है, ठीक है ना, यानी इनिशियल शुरुआती जो जमा हुई है बैंक में। दूसरा, वैधानिक आरक्षित अनुपात, कानूनी में अपनी तरफ से लगाता हूं, ठीक है ना, तो वैधानिक आरक्षित अनुपात यानी जिसको हम LRR लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं, उसके बेस पर क्या करते हैं, साख सृजन किया जाता है। यहां तक नोट डाउन कर लो, अभी और प्रोसेस थोड़ा सा और लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये प्रोसेस काफी अच्छी है, याद रखना, थोड़ी बड़ी है और हर जगह ये बड़ी ही मिलेगी, बट आपको कोशिश कर रहा हूँ आसान भाषा में समझाने की। नंबर थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट हमने नीचे लिखे थे, याद होगा ना अभी, ठीक है। नंबर थर्ड क्या है हमारा, मुद्रा गुणक, जिसको हमने क्या बोला था, साख गुणक भी बोलते थे, और ये हमारा 1 में LRR होता है, यानी 1 में लीगल रिजर्व रेशियो। क्लियर हो गया। और फिर कुल साख सृजन अगर आपको करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राथमिक जमा यानी जो प्रारंभिक जमा जो आपके इनिशियल डिपॉजिट होते हैं उसको इनटू करना होता है 1 में LRR से। क्लियर हो गया। यहां तक आपका मेन कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब आपको उदाहरण समझाना होता है वहां पे, ठीक है ना। तो मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, क्लियर। यहाँ पे मैंने आपको शुद्ध भी निकाल के दिखाया था लास्ट वाले पार्ट में, ठीक है, तो शुद्ध तक आप देख सकते हो, बट ये समझ में आ गया। अगर अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने बताया था ना कराऊंगा, वो यहीं पे बता देता हूँ आपको, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि मान के चलो आपको कोई कहता है कि आपका जो ना पहले LRR आपका 10% था, देखो मैंने क्या कहा था, चाहे LRR बोले, चाहे CRR बोले, चाहे SLR बोले, LRR ये रहा, ठीक है ना, और मैंने कहा था ये CRR प्लस SLR से मिलकर के बनता है, ठीक है ना। तो अगर पेपर में अगर सिर्फ CRR दिया है तो समझ लो वही है, फिर यही है फॉर्मूला, यहाँ पे 1 में CRR आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको वही मानना पड़ेगा, बाकी आपके पास कोई चॉइस है भी नहीं। और अगर सिर्फ SLR बोला है तो 1 में SLR बोल रहा है, इसका मतलब वो, ठीक है ना, ये आपको समझना है। और LRR दिया तो 1 में LRR तो है ही। तो मान के चलो CRR लिख के देता हूँ, कहता है कि आपका जो है ना पहले 10% था, और मान लो कि अगर मैं इसे 20% कर देता हूँ, तो इससे क्या मतलब निष्कर्ष निकालोगे, क्या दिक्कत आएगी इससे। तो हम बोलेंगे देखो अपनी वजह से एज्यूम कर लेंगे कि देखो फॉर्मूला क्या होता है, साख सृजन का ये होता है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलो थोड़ा देख लो 10,000 आपके पास इनिशियल डिपॉजिट थे, यानी शुरुआती डिपॉजिट 10,000 थे, और अगर आप उसे 1/10% से अगर भाग करते हो, पहले इससे करके देखो तो कितना आएगा, 10%, 10/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 10/100 आएगा ना, तो 100 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया, 1 लाख आ रहा है। तो इसका मतलब जब 10% था आपका CRR या LRR जो आप बोलो यहाँ पे, ठीक है, तो आपका आंसर 1 लाख आ रहा है, यानी साख सृजन 1 लाख तक हो सकता है। बट अगर मान के चलो 20% कर देते हैं तो देखो क्या हो रहा है, 20% मतलब क्या होगा, इसका 100 ऊपर चला जाएगा परसेंट का, 2 पंजे 10, 50,000। इसका मतलब अगर जब आपका ये बढ़ता है ना, तो साख सृजन आपका क्या होता है बच्चे, कम हो जाता है। क्या होता है, साख सृजन जो होता है वो बिल्कुल आपका कम हो जाता है, या ये बोल सकते हो साख गुणक आपका बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा, मतलब आधा हो गया, एकदम आधा, ठीक है। तो ये निष्कर्ष निकलता है इससे, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसका मतलब साख सृजन कम होती चली जाती है। क्लियर हो गया। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें आगे करना क्या है इसमें, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत तो नहीं आता कि साख निर्माण क्या होगा, इससे आधा हो जाता है जब भी आपके बढ़ता है, और कम होगा तो बढ़िया है हमारे लिए, है ना। चलो, अब उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास जो LRR का रेट है वो 20% है, प्रारंभिक जमा आपके पास 10,000 की है, ठीक है ना। तो नकद कोष में कितना रखेंगे, मैंने कहा भाई इसका 20% आता, सीधा सीधा निकाल लो, 2,000 रुपए नकद कोष में जाएंगे।
अप ऑन करके नहीं निकालना, अभी मैं क्रिएशन नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूँ कि 20% निकाल के वो पैसा हमें नकद कोष में अलग से बचा के रखना होता है, ठीक है ना। और बाकी हम कहीं ना कहीं क्या कर देंगे, लोन दे देंगे। इसका मतलब बैंकों के पास अतिरिक्त कितना पैसा बचा, 10,000 था, 2,000 मैंने अलग से रख दिया तो बचा 8,000, ठीक है ना। अभी मैंने ये फॉर्मूला नहीं लगाया, अभी मैं सिर्फ 20% करा डायरेक्टली, क्लियर। अब कह रहा है ये 8,000 इनके पास अतिरिक्त पैसा हो गया जिसे वो ऋण के रूप में किसी को भी दे सकते हैं। अब बात समझो ना, वो ऋण के रूप में किसी को भी दे सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज, बोनस लाइन बताता हूं, बैंक कभी भी नकद के माध्यम से ऋण नहीं देते, बैंक आपको इलेक्ट्रॉनिक या फिर चेक के माध्यम से आपको क्या करेंगे, ऋण देंगे। यानी इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ये भी याद रखना। इसका मतलब बैंक के पास ये पूरा का पूरा 10,000 अभी भी हाथ में ही पड़ा हुआ एक तरीके से, ठीक है ना। तो बैंक ने क्या करना, चेक के माध्यम से काम करते हैं, ठीक है ना। साथ ही व्यापारिक बैंकों को अपने ऐतिहासिक अनुभव से ये तो ज्ञात होता ही है कि सारे जमाकर्ता एक बार में ही, यानी कभी भी एक समय में ही सारा पैसा नहीं निकलवाते, ये तुमने बार बार पढ़ ली लाइन, डन। तो वे व्यक्ति जो उधार लेते हैं ना बैंक से, वो मुद्रा का उपयोग करते हैं और उस चेक से फिर दोबारा किसी और को चेक से पेमेंट करेंगे, या फिर मान के चलो वो उस ऑनलाइन पैसे से किसी और को फिर दोबारा पैसा पेमेंट करेंगे। तो उससे क्या होगा, सारा लेन देन जो होगा फिर वो कहां से होगा, बैंक से ही होगा। इसका मतलब कैश अभी भी उन्हीं के पास है, बाकी सारी मुद्रा वहीं घूम रही है, ठीक है ना। और इसी से ही बैंक क्या करता है, अपनी मुद्रा निर्माण करता है। देखो कितना गजब का आइडिया निकाला हुआ है कि बैंक कैसे मुद्रा का निर्माण कर रहा है। और वो मैक्सिमम कहां तक पैसे को निर्माण कर सकता है, अगर 10,000 इनिशियल डिपॉजिट है तो 20% लगा के देख लो, 1/में LRR होता है ना रेट, तो 1/में LRR किया मैंने 20% ऊपर किया तो 50,000 तक का निर्माण कर सकता है केवल 10,000 से, ठीक है ना। जरा इसको और समझ लेते हैं। इसका मतलब अगर 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 आपके पास मार्कर, यस, अगर आपके पास मान लो 2 लाख रुपए है, तो इससे बैंक के पास 2 लाख रुपए इनिशियल डिपॉजिट है, वो कितना साख सृजन कर सकता है मैक्सिमम। अगर रेट देखो, रेट जो दिया होगा, मेरे पास रेट 20% अभी, तो मैं 20% ले रहा हूँ, ठीक है। 40% होगा 40% लेंगे रेट, ठीक है ना। और तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 में कितना, 20%, तो 20%, 100 ऊपर चला जाएगा इसका, वही तो कितना करेगा, 5 से 10 लाख रुपए बना सकता, सोचो। यानी सिर्फ 2 लाख से बैंक 10 लाख तक का साख निर्माण कर सकता है, ये निकालना आना चाहिए आपको। बाकी एक एक नंबर में आपको बताऊंगा, CRR SLR के रेट जरूर सिखाऊंगा एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों में, जब मैं करवाऊंगा आगे जाके, ठीक है ना। बाकी चैप्टर तो खत्म हो ही गया लगभग। आगे तो मैंने क्या कहा कि 50,000 का निर्माण कर सकता है केवल 10,000 से, क्लियर। और इसी तरह वाणिज्य बैंक क्या करता है, मुद्रा निर्माण करता रहता है, जिसे मुद्रा गुणक प्रक्रिया भी कहते हैं, मुद्रा गुणक प्रक्रिया भी कहते हैं। तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन जरूर याद रखना, ठीक है। और प्रोसेस मैंने आपको समझाई दी है, ठीक है। मेरे हिसाब से बेस्ट वे में मैंने आपको पूरा तरीके से समझाया है, क्योंकि बुक में से लेकर हर जगह जाओगे थोड़ा घिचपिच शायद आपको मिले, बट आपको तरीके से समझ में आ सकता है, ठीक है। अगर आपको और डीप जानना तो आप ये जा सकते हो, जैसे 8,000 ये ना, है ना। अभी बैंक के पास देखो पड़ा तो 10 का 10 ही है ना, मगर बैंक बोला देखो 10 और ये 8,000 ऋण के रूप में दे दिया, मतलब किसी भी फॉर्म में दिया बट दिए तो ना, तो बैंक ने 8,000 किसको दे दिया। इसका मतलब बैंक के पास वो भी तो पैसा हो ही गया ना, बात समझो ना। चाहे वो आपके चेक के माध्यम से दिया, बट बैंक के पास अब वो भी तो पैसे के फॉर्म में आ गया ना, तो बैंक का सब टोटल कितना हो गया, 18,000 हो गया। फिर बैंक इसमें से भी क्या करेगा, 20% रख लेगा। 20% कितना होता है, 18 दूनी 36, ठीक है। यानी तकरीबन 3600 रुपए आएगा ना सर, 3600 रुपए बैंक रख लेगा। फिर बचा कितना, जो बैलेंस आएगा बैंक उसको क्या कर देगा, दोबारा इन्वेस्ट कर देगा। फिर और जब दोबारा से इन्वेस्ट नहीं, ऋण दिया बैंक ने किसी को, तो फिर दोबारा वो भी मनी की फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर वो भी फिर किस में जुड़ जाएगा, टोटल 18,000 में वो भी जुड़ जाएगा जो आएगा पैसा। फिर इसी तरह से आगे चलता रहता, तो ये 50,000 तक कर लेगा इस हिसाब से, तो डन। तो मेरे हिसाब से पूरा पॉइंट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना तो मत भूलना, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते फिर नेक्स्ट एक चैप्टर में, जो होगा हमारा, जहां तक मेरे को लगता है भुगतान शेष करेंगे पहले, ठीक है। भुगतान शेष करते हैं, फिर विनिमय दर कर लेंगे शायद, और उसके बाद क्या करेंगे, अपना सरकारी बजट, ठीक है ना, यानी गवर्नमेंट बजट। तो इस तरह से हम अपने चैप्टर खत्म करेंगे, साथ में 1 नंबर के क्वेश्चन भी मैं अपलोड करने ही वाला हूं जहां तक है। तो और साथ में इंडियन इकोनॉमी आपकी चल रही है, याद होगा आपको, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी भी मैं करवा रहा हूँ आपको प्रॉपर तरीके से। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जा सकते हो हिंदी मीडियम वालों में, और हिंदी मीडियम में जाकर, क्योंकि आपका हिंदी मीडियम है तो वहाँ पे आप लेटेस्ट जो है आराम से देख सकते हो, क्योंकि आपको इंडियन इकोनॉमी के नोट्स भी शायद ना मिले कहीं, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर वे में सब कुछ मिलेगा आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।